गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। पहले इसमें ये समझना जरूरी है कि बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता होता क्या है। देखो, पहले पैराग्राफ में इन्होंने ये दिया है कि अगर एक एलियन ऊपर से गुजर रहा हो और अर्थ को देखे तो अर्थ पर उसे दिखेंगी इतनी सारी अलग अलग तरह की लाइफ फॉर्म्स, है ना, छोटी से लेकर बड़ी तक, माइक्रोस्कोपिक से लेकर मैक्रोस्कोपिक तक, और इतनी सिंपल से लेकर इतनी कॉम्प्लिकेटेड तक। तो इसीलिए वो क्या हो जाएगा, वो उसे देख के हैरान हो जाएगा। हैरान होने की बात हमारे लिए भी है, क्योंकि हमें ये सोचना चाहिए कि जब इंसान दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज पर एक्सप्लोरेशन करता है तो वहाँ पर उसे माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म्स भी नहीं मिलती, और अर्थ पर उसे इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ फॉर्म्स मिलती है जिनके अंदर ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो इतनी एडवांस्ड हो चुकी है कि उनके अपने स्पीकिंग सिस्टम यानी कि लैंग्वेज और कल्चर तक डेवलप हो चुका है ना, जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड। तो कितनी हैरानी की बात है। यही यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी उन्होंने हमें समझाया है। तो अब बायोडाइवर्सिटी को का अंदाजा देने के लिए उन्होंने देखो दिया है कि लगभग कितनी स्पीशीज इंसान अभी तक उसको टेबुलेट कर चुका है। टेबुलेट का मतलब उस चीज को स्टडी करके उसको उन्होंने अपने जो एनर्जी, अपने ज्ञान का जो भंडार है उसमें उसने इकट्ठा कर लिया है। लगभग 20,000 स्पीशीज ऑफ आंट्स जो हैं वो अभी तक स्टडी की जा चुकी है। 3 लाख स्पीशीज बीटल्स की, 28,000 स्पीशीज फिशेस की, और 20,000 स्पीशीज हैं ऑर्किड्स की। तो अब वैज्ञानिक लगातार ये सोचते रहते हैं कि क्या टोटल संख्या कितनी हो सकती है, क्योंकि हर साल नई नई स्पीशीज डिस्कवर होती रहती है। क्या ये डाइवर्सिटी हमेशा से ऐसी ही थी, है ना, आगे चल के कितनी रह जाएगी। तो ये कई सारे सवाल हैं कि वाई देयर आर सो मेनी स्पीशीज, क्या सिग्निफिकेंस है। अब जैसे लिखा है कि आंट्स की 20,000 स्पीशीज है, तो 20,000 की बजाय अगर 10,000 या 15,000 होती, या अगर 25,000 होती, तो उससे क्या फर्क पड़ता। क्या उससे कोई फर्क पड़ता। या फिर ये डाइवर्सिटी जो है, ये डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से हुआ इवोल्यूशन के दौरान। इस डाइवर्सिटी की बायोस्फीयर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस तरह के क्वेश्चंस इन्होंने यहाँ पर दिए हैं। क्या अगर ये कम होती तो इसका कोई फर्क पड़ता, और ह्यूमन बींग्स का इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर ये कम हो जाएगी। तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में अभी हम यही सब पढ़ने वाले हैं। In our biosphere, immense diversity or heterogeneity exists not only at species level but at all levels of biological organization, ranging from macromolecules to biomes. छोटा सा लेवल लिया इन्होंने मैक्रोमोलिक्यूल्स का। मैक्रोमोलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट, डीएनए और प्रोटीन्स, उस लेवल से लेके बायोम्स तक के लेवल पर कितनी अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी है वो हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अब जैसे बायोम होता क्या है। बायोस्फीयर जिन छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है, जैसे कि बायोस्फीयर किससे मिलकर बना है, ओशन से मिलकर बना है, जैसे वो सी से मिलकर बना है। जैसे लैंड पर अगर आ जाए तो प्लेटू से मिलकर बना है, माउंटेन से मिलकर बना है, ग्रासलैंड से मिलकर बना है। तो उन सबको बायोस्फीयर हम कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी का जो कंसेप्ट सबसे पहले दिया था वो एडवर्ड विल्सन ने दिया था। इनका नाम पहले पेज के बॉटम में है, इसको अंडरलाइन कर लेना। एडवर्ड विल्सन ने जो डाइवर्सिटी के 3 कंसेप्ट दिए थे वो 3 कंसेप्ट नेक्स्ट पेज पर हैं। पहला टाइप है जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा है स्पीशीज डाइवर्सिटी, और तीसरा है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब हम एक एक करके इनका मीनिंग देखते हैं ये क्या होता है। सबसे पहले है जेनेटिक डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के 3 टाइप्स में से पहला वाला है जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये क्या होती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब है कि अगर जेनेटिक लेवल पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पर्टिकुलर स्पीशीज में कितने तरह के ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिया इन्होंने राउवोल्फिया वोमिटोरिया। वोल्फिया वोमिटोरिया, ये जो प्लांट है, इस प्लांट की जितनी स्पीशीज पाई जाएंगी
उन सारे स्पीशीज को हम क्या कहेंगे कि ये उसकी डाइवर्सिटी है। जैसे एक और एग्जांपल लिया इन्होंने मैंगो और राइस का। राइस की इंडिया में 50,000 वेराइटीज पाई जाती है, 50,000। तो ये उसकी क्या हुई, ये हुई स्पीशीज डाइवर्सिटी या स्पेसिफिक डाइवर्सिटी। इसी तरह से मैंगो की 1000 वेराइटी पाई जाती है, ये क्या हुई, ये हुई स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब राउ वोल्फी या वॉर्मिटोरिया का एग्जांपल इन्होंने इसीलिए दिया क्योंकि उसमें जो एक्टिव केमिकल पाया जाता है जिसका नाम रिसरपाइन है, उसकी पोटेंसी और कंसेंट्रेशन हर एक स्पीशीज में अलग अलग होती है। पोटेंसी का मतलब होता है कि उसकी प्रभाव क्षमता, और कंसेंट्रेशन का मतलब उसकी कंसेंट्रेशन है कि प्लांट में कितनी पाई जा रही है। तो ये हर एक उसकी जो अलग अलग टाइप्स हैं जिन्हें हम स्ट्रेन्स कहते हैं एक स्पीशीज के, उनमें वो अलग अलग होती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी के बाद नेक्स्ट आता है स्पीशीज डाइवर्सिटी। ये क्या कंसेप्ट है, स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है इससे ऊपर का लेवल है, यानी कि इससे हमें यह पता चलता है कि एक पर्टिकुलर टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कितने हैं। जैसे अगर हम बात करें कि किसी पर्टिकुलर इलाके में एम्फीबियंस कितने हैं, या कितने स्पीशीज रेप्टाइल्स की पाई जाती हैं, या कितने बर्ड्स की स्पीशीज पाई जाती हैं, तो ये उस जगह की क्या हुई, ये उस जगह की स्पीशीज डाइवर्सिटी हुई। जैसे वेस्टर्न घाट्स का एग्जाम्पल दिया है क्योंकि वहां पर एम्फीबियंस ज्यादा पाए जाते हैं, तो लिखा है डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज लेवल। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न घाट्स हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट्स। इसके बाद तीसरे टाइप की है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तीसरे टाइप की जो डाइवर्सिटी है उसका नाम है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है, वो हमें यह बताती है कि हैबिटाट्स उस पर्टिकुलर जगह पर कौन कौन से पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर लें तो इन एट द इकोसिस्टम लेवल इंडिया फॉर इंस्टेंस विद इट्स डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, wetlands, estuaries and alpine meadows has a greater ecosystem diversity than a Scandinavian country like Norway. नॉर्वे में इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लेवल पर कुछ नहीं है। उसका रीजन ये है कि वहां पर सब जगह एक ही तरह का हैबिटाट मिलता है, जबकि इंडिया में क्या है कि हैबिटाट कितने अलग अलग तरह के हैं वो उन्होंने एग्जाम्पल में दिखाई दिया। तो अब ये जो डाइवर्सिटी अलग अलग तरह की है स्पीशीज के लेवल पर, जेनेटिक लेवल पर, या फिर इकोसिस्टम के लेवल पर, जिसे हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं, तो इन सब को बनने में करोड़ों साल लगे हैं, है ना। और वो हर रोज क्या होता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है। उसका कारण वैसे इंसानी गतिविधियां तो है ही, उसके और दूसरे कारण भी हैं, क्योंकि बदलता हुआ जो मौसम है वो हमेशा कुछ स्पीशीज के लिए प्रतिकूल होता है और कुछ के लिए अनुकूल होता है। तो जिनके प्रतिकूल होता है उन स्पीशीज का लॉस होता रहता है। इसके बाद हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ, क्या लिखा है, बट वी कुड लूज द वेल्थ इन लेस देन 2 centuries इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ स्पीशीज लॉस। तो इसका मतलब यह है कि जिस गति से अभी एक्सटिंक्शन चल रहा है ऑर्गेनिजम्स का, कि हर साल इतने ऑर्गेनिजम्स मर जा रहे हैं या एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं, उससे अगले आने वाले 200 सालों के अंदर ये सारी डाइवर्सिटी खत्म हो सकती है, जो कि इतने लाखों सालों में या करोड़ों सालों में जो डाइवर्सिटी बनी। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज अब उन सारी जगहों तक भी पहुंच रही हैं जहां तक वो पहले नहीं पहुंच रही थी, जो अनएफेक्टेड एरिया थे अर्थ के। अब कोई भी एरिया पृथ्वी का इंसानी गतिविधियों से अछूता नहीं रहा, सब जगह वो पहुंच गए, और जहां वो पहुंच गए उस जगह को उन्होंने अफेक्ट करना, डिलीटेरियसली अफेक्ट करना शुरू कर दिया। अब अर्थ पर कितनी स्पीशीज और इंडिया में कितनी स्पीशीज, इसका इन्होंने एक लगभग एक आंकड़ा लेने की कोशिश की है। अब आंकड़ा तो आंकड़ा ही होता है, क्योंकि साइंटिस्ट के पास आंकड़ा क्या है कि अभी तक कितनी कितनी स्पीशीज को स्टडी किया जा चुका है ना। तो उसके आधार पर अंदाजा लगाते हैं कि अच्छा इतने एरिया को हमने स्टडी किया तो इतनी स्पीशीज मिली, है ना। टोटल एरिया को पता लगाना होगा तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक अंदाजा मिल जाएगा, लेकिन वो सिर्फ एक अंदाजा होता है। देखो क्या लिखा है, अभी तक कितनी स्पीशीज IUCN के अनुसार
डिस्कवर की जा चुकी है 1.5 मिलियन स्पीशीज अभी तक डिस्कवर की जा चुकी है। 1.5 मिलियन का मतलब क्या होता है? 15 लाख। ठीक है, 15 लाख स्पीशीज अभी तक डिस्कवर की जा चुकी है। तो टोटल जो होंगी वो कितनी होंगी, उसके लिए अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग गैस लगाते हैं, और गैस लगाने के तरीके एक जैसे पूरी पृथ्वी पर नहीं हो सकते। उसका रीजन ये है कि कुछ जगह पर स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा होती है, कुछ जगह पर कम होती है। अब तुम खुद ही सोचो कि डेजर्ट और जो टुंड्रा वाले इलाके हैं जहाँ पर क्लाइमेट बहुत ही एडवर्स यानी कि विपरीत है, या तो बहुत गर्म है या बहुत ठंडा है, उन जगह पर स्पीशीज डाइवर्सिटी या रिचनेस अपने आप ही कम होगी, है ना, कम पाए जाएंगे जब अनुकूल नहीं है परिस्थितियाँ। और जहाँ अनुकूल है, जैसे कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाले कंट्री, वहाँ पर स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है। जैसे कि ट्रॉपिकल कंट्रीज, वहाँ पर स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है। जैसे कि इंसेक्ट्स वहाँ पर ज़्यादा पाए जाएंगे, एम्फीबियंस वहाँ पर ज़्यादा पाए जाएंगे। अब इंसेक्ट्स और एम्फीबियंस या छोटे छोटे जो हर्ब्स हैं वो तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे ज़्यादा वो हॉट क्लाइमेट में या ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट में। तो एक अंदाज़ा क्या लिखा है 20 से 25 मिलियन का, लेकिन रॉबर्ट मेन ने जो अंदाज़ा दिया था वो था 7 मिलियन का, कि लगभग 7 मिलियन हो सकते हैं। तो ये कुल स्पीशीज का अंदाजा है। अब आओ नेक्स्ट पेज पर। लेट अस लुक एट सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स अबाउट अर्थ्स बायोडाइवर्सिटी बेस्ड ऑन द करंट अवेलेबल स्पीशीज इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? खजाना। कि अभी तक हम जितना स्टडी कर चुके, जितनी हमें स्पीशीज मिल चुकी, उनको अगर हम क्लासीफाई करने की कोशिश करें कि अभी तक हमें कितना कितना मिला है, तो क्या होगा? ये देखो, मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीशीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स। तो कुल अगर 100 जानवरों को अभी तक स्टडी किया गया, तो 100 में से 70 क्या थे? एनिमल थे। तो बाकी क्या थे? बाकी या तो प्लांट थे या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि मोनेरा थे या प्रोटिस्टा थे। तो ये है स्पीशीज डाइवर्सिटी का पहला आंकड़ा। दूसरा आंकड़ा क्या है? प्लांट्स की कंसेंट्रेशन उन्होंने क्या दी है? 22%। 70 के अलावा बाकी 22 क्या है? प्लांट है। ठीक है, ये आ गया दूसरा आंकड़ा। इसके बाद एमंग एनिमल्स इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीशीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप। अब एनिमल्स का जो ग्रुप है, एनिमल्स में 70% क्या हो गए? इंसेक्ट्स हो गए। इतने ज्यादा तरह के इंसेक्ट्स में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तभी तो 11th क्लास में जब हम पढ़ते थे कि आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ी फाइलम है, तो वो इसीलिए थी। इसके बाद आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स 7 आर इंसेक्ट्स। अगेन हाउ डू वी एक्सप्लेन द इनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स? अब तुम देखो, पहला वाला जो ग्रुप है, पहला वाला जो पाई चार्ट है, उस पाई चार्ट में इन्वर्टिब्रेट्स को दिखाए, तो इन्वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? इंसेक्ट्स की है। देखो, लगभग 3/4 से भी ज्यादा संख्या किसकी है? इंसेक्ट्स की है। इसके बाद आते हैं अदर एनिमल ग्रुप्स, क्रस्टेशियंस और मॉलस्क। वर्टिब्रेट्स का, ये तो इन्वर्टिब्रेट्स थे। अब वर्टिब्रेट्स का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो उसमें आधी संख्या लगभग फिशेस की है। इसके बाद संख्या किसकी आती है? रेप्टाइल्स की, बर्ड्स की, मैमल्स और एम्फीबियंस की, ये संख्या आती है। और प्लांट्स में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? या तो फंजाई की है या एंजियोस्पर्म्स की है। एल्गी, लाइकेन्स, मॉस और फंड संख्या में काफी कम है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अभी तक हम जितना स्टडी कर चुके हैं, तो उसमें हमारे पास कितनी कितनी स्पीशीज हर एक कैटेगरी में आ चुकी है, कितनी कितनी हम अभी तक उसको नोट डाउन या स्टडी कर चुके हैं। उससे हमें एक अंदाजा मिल जाता है कि जिसकी स्पीशीज ज्यादा मिली है, इसका मतलब अभी खोजे जाने वाली जो है वो भी उसकी ज्यादा ही होंगी। जैसे अगर अभी तक हम फंजाई वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट वाली कैटेगरी में, उनको ज्यादा खोजे गए हैं, तो जो बचे हुए होंगे जिनको अभी खोजा नहीं गया, उनमें भी ज्यादा संख्या फंजाई की ही होगी। तो ये आंकड़े इसीलिए इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ, हाउ डू यू एक्सप्लेन द इनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स? इंसेक्ट्स का डाइवर्सिफिकेशन को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ज्यादा जो संख्या है इंसेक्ट्स की, वो इसलिए क्योंकि वो हर तरह के हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं, और एरियल मोड में रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल मोड में रह सकते हैं, एक्वेटिक मोड में भी रह सकते हैं।
Number of fungi species in the world is more than combined total of species of fishes, amphibian, reptiles and mammals. क्योंकि उनका मोड ऑफ लिविंग कैसा है वो बिल्कुल ही अलग है. डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से वो न्यूट्रिशन लेते हैं. इट शुड बी नोटेड दैट दीज एस्टिमेट डू नॉट गिव एनी फिगर्स फॉर प्रोकैरियोट्स, है ना. ये बात इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रोकैरियोट्स को अगर हम गिनेंगे तो उनकी डाइवर्सिटी सारे ऑर्गेनिजम्स पर भारी पड़ेगी. क्योंकि तुम जानते हो कि एक मुट्ठी मिट्टी के अंदर या ह्यूमन बॉडी या किसी भी लिविंग टिश्यू के हर एक सेल या सरफेस के ऊपर कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, हजारों की संख्या में, है ना. हजारों की संख्या में ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं पाए जाते हैं. तो असली आंकड़ा तो उनका है कि जो इतनी कम जगह पर इतने सारे पाए जाते हैं. अगर उनकी स्पीशीज का अगर हम हिसाब लगाने लगे तो वो बाकी सारे कैटेगरीज को पीछे आराम से छोड़ देंगे. प्रोकैरियोट्स के साथ समस्या ही है कि उनको देखा नहीं जा सकता नेकेड आई से, माइक्रोस्कोपिक होते हैं. उनको स्टडी कैसे करते हैं? पहले एक पेट्री प्लेट लेकर उसमें उनका फूड यानी कि मीडियम बनाते हैं और उस मीडियम पर जो बैक्टीरिया ग्रो होते हैं यानी कि जो हमें विजिबल होते हैं कॉलोनीज के रूप में, उनको हम स्टडी कर सकते हैं. अब सपोज करो कि किसी का मीडियम हमें पता ही नहीं कैसे मीडियम पे ग्रो होगा, है ना, या उसे कल्चर किया ही नहीं जा सकता पेट्री प्लेट में, तो उसे स्टडी भी नहीं कर पाएंगे. स्टडी नहीं कर पाएंगे तो देख नहीं पाएंगे, है ना. तो इसीलिए लेकिन एग्जिस्ट तो वो कर रहा है. तो इस बात से क्या पता चलता है कि प्रोकैरियोट्स की सही संख्या का पता लगाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन वो बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स को आउटनंबर कर सकते हैं. Problem is that conventional taxonomic methods are not suitable for identifying microbial species and many species are simply not culturable. यही मैंने बताया कि उनको कल्चर नहीं किया जा सकता लैब कंडीशंस में, वो नेचुरल हैबिटेट में ही ग्रो करती है. अगर हम मॉलिक्यूल इस तरीके से करें, बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया फॉर डिलिनिएटिंग स्पीशीज फॉर दिस ग्रुप, देन देयर डाइवर्सिटी अलोन रन फॉर मिलियंस. इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम जेनेटिक डाइवर्सिटी के आधार पर उनकी संख्या का अंदाजा लगाने की कोशिश करें तो अकेले मिलियंस में प्रोकैरियोट्स ही चले जाएंगे. अब इंडिया का दिया है कि इंडिया का जो लैंड एरिया है वो दुनिया का सिर्फ 2.4% है, लेकिन जो डाइवर्सिटी है वो 8.1% है. यानी कि इंडिया में बायोडाइवर्सिटी काफी ज्यादा है. दुनिया के 12 सबसे ज्यादा डाइवर्स कंट्रीज में से एक इंडिया है. तो इंडिया के कुछ आंकड़े इन्होंने यहाँ दिए हैं. जैसे प्लांट्स की 45,000 स्पीशीज इंडिया में पाई जाती है और एनिमल्स की इससे भी डबल यानी कि 90,000 स्पीशीज इंडिया से रिकॉर्ड की जाती है. हाउ मेनी लिविंग स्पीशीज आर एक्चुअली देयर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड? अभी रॉबर्ट मे का जो अंदाजा है उसके अनुसार रॉबर्ट मे का अंदाजा क्या था कि 7 मिलियन जो है वो टोटल संख्या हो सकती है सब ऑर्गेनिज्म की मिला के. उसमें से 1.5 मिलियन खोजी गई है. तो इसका मतलब अभी तक सिर्फ 22% ही खोजी गई है, बाकी 78% बची हुई है खोजी जाने के लिए. तो हर रोज वैज्ञानिक नई नई चीजों को, नई नई स्पीशीज को डिस्कवर करते रहते हैं. ठीक है. देयर आर प्रोबेबली मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीशीज एंड 3 लाख एनिमल स्पीशीज अभी भी डिस्कवर की जाने बाकी है. तो इसका मतलब सबसे ज्यादा अगर हमें इस अपनी लिस्ट को कंप्लीट करना है तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे? उन कंट्रीज में जाएंगे जहां पर की स्पीशीज रिचनेस ज्यादा है, जैसे कि इंडिया में. इसके लिए हमें क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक जो इस काम को कर सकें. लेकिन अब ये जो काम है ये इतना मुश्किल और इतना निराशाजनक है और इतना थकाने वाला है कि अगर आप 1 साल या कई साल भी लगा दे तो जरूरी नहीं कि आपको नई स्पीशीज मिल ही जाएगी, क्योंकि आप उस हैबिटेट में जिस समय जा रहे हैं जरूरी नहीं कि वो सीजन उस पर्टिकुलर स्पीशीज के ग्रो होने का हो. ठीक है. ये कुछ ऐसे ही है कि जैसे अगर हम एक लाइब्रेरी की सारी किताबों का एक लिस्ट बनाना चाहें कि कौन कौन सी किताबें हमारे पास हैं, सिर्फ लिस्ट बना रहे, पढ़ नहीं रहे, और दूसरी तरफ से सारी किताबें नष्ट हुई जा रही है ना. तो हमारे इतने हम लिस्ट बनाएंगे, इतनी कितनी सारी किताबें दूसरे छोर पे नष्ट हो जाएंगी, जल जाएंगी. तो इधर एक्सटिंक्शन स्पीशीज का तेजी से चल रहा है और इधर हमारी डिस्कवरी तेजी से चल रही है. क्योंकि एक स्पीशीज अगर एक बार एक्सटिंक्ट हो जाती है तो वो दोबारा से अर्थ पर आनी मुश्किल है, असंभव है. उसका कारण यह है कि
तुमने इवोल्यूशन में पढ़ा होगा, इवोल्यूशन एक ट्री की ब्रांचेस की तरह होता है। अगर एक ब्रांच एक बार नष्ट हो गई है ना, तो इस रास्ते को फिर से रिक्रिएट करना बहुत असंभव है, क्योंकि जिन एंसेस्टर्स से बना था वो भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये कारण है कि जितनी ब्रांचेस बनी और जितनी नई स्पीशीज जनरेट हुई इस इवोल्यूशन की वजह से, सबको कंजर्व करना इंसान की जिम्मेदारी है, क्योंकि इंसान मकान मालिक है, इंसान किराएदार है, मकान मालिक नहीं है। और इंसान भी बाकी सब स्पीशीज की तरह एक स्पीशीज है, उसको और बाकी सब जानवरों को भी उतना ही हक है। तो पैटर्न्स ऑफ डाइवर्सिटी नाम का जो ये टॉपिक है, ये हम करेंगे नेक्स्ट टाइम।